हाय फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन पटवार 2016-17 में जो भर्ती थी, एग्जाम थी, उसके जो मेन पेपर था यानी कि मेन एग्जाम का जो पेपर था, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को अपन आज यहाँ पे हल करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स के संपूर्ण उस पेपर में आए हुए संपूर्ण क्वेश्चंस को हल करवाना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनमें से कुछ क्वेश्चन है जो अपन 8 से 10 क्वेश्चन इसके अंदर आज अपन हल करेंगे कि अपने पटवार एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार से दिया हुआ है। देखो, 500 के 6/7 का 42% का 35% होगा। तो देखो, इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है 500। तो देखो, इससे पहले मैं आपको बताऊं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब का, के, की इस तरह के वर्ड यूज हो तो उनका मतलब होता है गुणा। क्या होता है उनका मतलब? गुणा। तो अपन सीधा ही लगाएंगे इसके अंदर 500 का 6/7 इंटू 42, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 इंटू 35, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो फिर से बट्टे में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको अपन हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई इसकी, और 7 को इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार चला गया? 5, और 5 का 100 में डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 20, और 20 का देखो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 21, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना रह गया? 21 इंटू 21, सॉरी 3 इंटू 21 कितना हो गया? 63 अपना आंसर आ जाएगा इसका। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? 63, ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर। इसमें दे रखा है कि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 1 से 1/4 है। तो अपन मानते हैं कि वह भिन्न है 100/100। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अंश में 100/100 क्यों माना अपन ने? क्योंकि 100 मानने से अपने को कैलकुलेशन बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, यानी कि बहुत ही आसान हो जाती है। क्योंकि जैसे अपने से पूछे कि 13%, 100 का 13% याद करना अपने को, तो 100 का 13% 13 ही होगा। ठीक है, जितना प्रतिशत पूछा जाए सेम वही संख्या उसका आंसर होती है। तो अब इसमें कह रहा है कि अंश में 200% वृद्धि करनी है अपने को। तो देखो 100 अंश कितना है? 100, और 100 में 200%, 100 का 200% 200 होगा तो डायरेक्ट 200 जोड़ देंगे। इसी प्रकार 100 का 400% तो 400 जोड़ देंगे। और परिणामी भिन्न कितनी आ गई इसके अंदर? 1 सही कितना दिया? 1 सही 1/20 दिया हुआ है, यानी कि इसमें ये चेंज कर दिया जाता है तो उसमें परिणामी भिन्न में क्या चेंज आ जाता है? वो हो जाती है 1 से 1/20। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो गया? ये 300/500, और इसको हल करेंगे तो 20 एकम 20 रहे 21/20 हो गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा इसके अंदर? 1 बराबर आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 21/20। तो ये भिन्न जब दूसरी साइड जब पक्षांतर करते हैं किसी भी भिन्न को, तो उसका अंश व हर आपस में चेंज हो जाता है, यानी कि हर तो बन जाता है अंश और अंश बन जाता है हर। तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे 4, और 3 से डिवाइड करेंगे 7, तो कितना आ गया? 7/4। तो यही अपना आंसर है। तो इसके अंदर देखो आंसर दिया हुआ है इस प्रकार से मिश्रित भिन्न में, तो इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो 4 एकम 4 और 3/4, सॉरी 4 1 से 3/4, यानी कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है इसके अंदर। तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन 1 इसमें अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जाता है कि एक थैले के अंदर, यानी कि कोई थैला दिया हुआ है, उसके अंदर 3 प्रकार के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। और इस तरह इन सिक्कों का जब टोटल किया जाता है अपन अपने, तो कितने रुपए हैं इस बैग के अंदर? 820 रुपए दिए हुए हैं। यदि इस थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, जैसे 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के कितने सिक्के दिए हुए हैं? अनुपात के हिसाब से 4 सिक्के दिए हुए हैं। 2 के कितने सिक्के दिए हुए हैं? 6 दिए हुए हैं। और अनुपात के हिसाब से 1 के 9 सिक्के दिए हुए हैं, यानी कि ये उन सिक्कों की संख्या है। ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ अपने को। अब देखो इसके अंदर क्या करना है।
देखो इसके अंदर सिक्के यानी कि 5 रुपए के जब 4 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए? रुपए में क्यों बदलेंगे? क्योंकि अपने को जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? रुपयों में दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर ये पैसों में दिया हुआ होता तो अपन इसको पैसों में बदलते। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर। अब किस में दिया हुआ? ये रुपए में दिया हुआ है, इसलिए इसको रुपए में बदलेंगे। यानी 5 के जब 4 सिक्के होते हैं तो कितने रुपए होते हैं? 20 रुपए होते हैं। 2 के जब 6 सिक्के होते हैं तो कितने रुपए होते हैं? 12 रुपए होते हैं। ठीक है, और एक के जब 9 सिक्के होते हैं तो कितने रुपए होते हैं? 9 होते हैं। तो अपने ये अनुपात अपने काम आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। यदि ये पैसों में दिया हुआ होता यानी कि टोटल 820 पैसे होते इस तरीके से, तो इनके पैसों में चेंज करते। यानी कि जब 5 के 4 सिक्के होते हैं तो कितने पैसे हो गए? कितने रुपए हो गए? 20 रुपए हो गए। और 20 रुपए में सिक्कों की संख्या कितनी है? पैसे कितने होते हैं 20 रुपए के अंदर? तो 20 रुपए के अंदर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 20 रुपए में कितने हो जाएंगे? 2000 पैसे हो जाएंगे। इस तरह से पैसों में चेंज करते हैं। ठीक है, अपने को ये राशि देखनी है कि ये रुपए में दी हुई है या पैसों में। यदि ये रुपए में दी हुई है तो सिक्कों की संख्या को रुपए में बदलेंगे। यदि पैसों में दी हुई है तो सिक्कों की संख्या को पैसों में बदलेंगे, यानी कि अनुपात को पैसों में लेकर आएंगे। आगे बात समझ में? प्रेजेंट में अपने को रुपए में दी हुई है इसलिए अपन रुपए में बदलेंगे। तो ये इनके रुपए में अनुपात हो गया। ठीक है, तो अब इनको देखो यार और सिंपल हो रहा है, कट रहा है, किसी से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। उस थैले के अंदर 5 के 20 रुपए, 2 के 12 रुपए, 1 के 9 रुपए, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 41। ये 41 अनुपात के हिसाब से हो गए। सारी बात समझ में? उस थैले के अंदर 41 अनुपात के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 41। जबकि वास्तव में कितना है? तो 41 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 820 रुपए दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 रुपए। ठीक है, अब पूछा किसका है? अपने को 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। अपने को पूछा है 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपए के सिक्कों के रुपए कितने? पहले तो ये देखो 12 रुपए हैं, तो 1 रुपए बराबर 20 है, तो 12 रुपए बराबर कितना हो जाएगा? तो 20 को 12 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 240 रुपए। आ रही बात समझ में? इसका मतलब 2 के रुपए, अगर सिर्फ 2 के सिक्कों को काउंट किया जाए तो टोटल कितने रुपए आते हैं? कितने रुपए बनते हैं? 240 रुपए बनते हैं। तो 240 रुपए के जब 2 के सिक्के बनाएंगे तो कितने सिक्के बनेंगे? अपन खुद जानते हैं, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 120 सिक्के बनेंगे। नई बात समझ में? यदि 10 रुपए को 2 के सिक्कों में बदलेंगे तो 2 के कितने सिक्के बनेंगे? 5 सिक्के बनेंगे, यानी कि जितने रुपए होते हैं उनका आधा। तो यहाँ पे 240 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ वो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति का दिया हुआ था। उससे पहले एक छोटी सी मैं 2 शर्तें बताता हूँ, 2 कंडीशन बताता हूँ, या फिर उनको यदि आपके समझ, उन दोनों कंडीशनों को यदि आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो इन क्वेश्चंस को आप तुरंत हल कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादातर इस प्रकार की 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, ये इसमें ये कोण 90 डिग्री का होता है तो ये भी 90 डिग्री का होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति का उपयोग सदैव समकोण त्रिभुज पे किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर देखो 2 प्रकार की कंडीशन कैसी होती है, या तो ये दोनों कोण 45 डिग्री के होते हैं, ठीक है, या फिर इन दोनों में से एक कोण होता है 30 डिग्री का और एक कोण होता है 60 डिग्री का। आगे बात समझ में? देखो ये याद रखो, जब दोनों कोण 45 के होंगे तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। यानी कि जब किसी समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोण 45 के होते हैं तो उसमें उसका लंब और आधार दोनों ही क्या होता है? बराबर होते हैं। आगे बात समझ में? ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों का अनुपात क्या होता है? 1-1 होता है, और उस टाइम 90 के सामने वाली भुजा का अनुपात कितना होता है? √2 होता है। आगे बात समझ में? अब देखो इसके अंदर क्या करना है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई यदि 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई ले तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? √3 इकाई, और 90 के सामने वाले भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 इकाई। ठीक है, या फिर यूं कहिए कि इस प्रकार की कंडीशन में क्या अनुपात होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो कोण होते हैं तो उनकी सामने वाली भुजाओं की लंबाई होती है 1:√3:2। इस अनुपात में होता है। ये चीज अगर आप अपन याद रखते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? 45 डिग्री और
90 डिग्री। इसके अंदर क्या होता है, 1:1:√2। अगर ये दोनों चीज अपने को आसानी से अपन याद रख पाते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देखो अपन कैसे डायरेक्ट करेंगे, इन दोनों का यूज करते हुए। अपने इस क्वेश्चन में फिलहाल इसका यूज होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो अपन उसका भी यूज करेंगे। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके अपने नोटबुक में चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो इसमें दिया हुआ है कि एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है। यानी यहाँ पर कोई प्लेन है, ठीक है, और जमीन पे यानी यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है, और यहां से इसका कोण कितना है, ये है 60 डिग्री का। ये तो जमीन है, ठीक है, तो यहां से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है इसका। 15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो 15 सेकंड बाद, इसका मतलब अगर जेट इस साइड जाएगा तब तो कोण बढ़ेगा, और इस साइड जाएगा तो कोण क्या होगा, कम होगा। तो क्या बता रहा है, 60 से 30 हो गया, इसका मतलब वो जेट किधर जा रहा है, इस साइड। तो ये समझो कि 15 सेकंड बाद वो यहां पर आ गया होगा। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी उसने कितनी सेकंड में तय की है, 15 सेकंड के अंदर तय की है। ठीक है, और ये उसकी ऊंचाई हो गई। और क्या कह रहा है वो, यदि जेट प्लेन जमीन से 1500 इंटू √3 मीटर की समान ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी कि चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, ऊंचाई उसकी हमेशा कितनी रहती है, 1500 √3 मीटर। ठीक है, कितनी रहती है, ये आ गई 1500 √3 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, तो जेट प्लेन की चाल क्या होगी, यानी कि वो यहां से यहां तक की दूरी 15 सेकंड में उसने तय की है, तो उसकी चाल बतानी है। तो चाल को अपन तब ज्ञात कर पाएंगे ना कि यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आ जाए। जैसे यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी तो चाल बराबर क्या करेंगे अपन, चाल बराबर करेंगे अपन दूरी बटे समय। तो समय तो 15 सेकंड है अपने पास, दूरी नहीं है अपने पास, तो दूरी के लिए क्या करेंगे, ये दूरी ज्ञात करेंगे। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, फिलहाल पहले तो ये दूरी ज्ञात करते हैं। तो देखो ये P बिंदु P दिया हुआ, ये मान लो P Q R, ये S और ये T हो गया। ठीक है, देखो अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड का है। तो देखो यहां से 60 के सामने वाला दिया हुआ है, 60 के सामने वाली भुजा दी हुई है, तो 60 के सामने वाले भुजा का अनुपात कितना होता है, अपन जानते हैं √3 होता है, बताया मैंने। तो √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1500 √3 दी हुई है। तो इससे ये कट जाएगा, तो एक बराबर कितना आ गया, 1500 मीटर। और अपन जानते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और 30 के सामने वाली भुजा का अनुपात कितना होता है, 1 होता है, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। तो ये दूरी कितनी आ गई, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 1500 मीटर आ गई। आगे बात समझ में। अब देखो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इससे अपन ये दूरी ज्ञात कर ली। अब आपको देखो क्या करना है, उसने कहा कि 15 सेकंड बाद में वो यहां पहुंच गया, तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30। तो अब देखो यहां से एक लाइन अपने दिमाग में खींचो कि ये 30 डिग्री का कोण हो गया। अब अपने को कौन से त्रिभुज पे ध्यान देना है कि TSP, यानी कि जहां जहां पे चौक घूम रही है वहां वहां आपको देखना है सिर्फ। आगे बात समझ में। इसके अंदर देखो 30 के सामने वाले की लंबाई दी हुई है, तो 30 के सामने वाले की लंबाई कितनी होती है, अनुपात कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब 1 का अनुपात दिया हुआ है, 1500 √3 दिया हुआ है। अपने को किसका ज्ञात करना है, अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की इस भुजा की दूरी आएगी, इस भुजा की सॉरी लंबाई आएगी। तो देखो ये कितना है, इसका अनुपात कितना है, 60 के सामने वाले का √3 है, तो √3 की दूरी अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो 1 बराबर 1500 √3 है, तो √3 बराबर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 √3 इंटू √3। तो √3 अब मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 1500 √3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4500 मीटर। यानी कि ये जो 4500 मीटर की दूरी है, ये यहां से लेकर के यहां तक की आई है। अब अपने को तो इस दूरी से मतलब है, तो जितनी ये दूरी होगी उतनी तो ये दूरी होगी यहां से लेकर यहां तक, यानी कि SR होगी कि नहीं होगी। तो देखो SP 4500 है, उसमें से RP 1500 है, तो SR कितनी रह गई, अपन खुद जानते हैं कि कितनी रह जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक 3000 मीटर नहीं हो जाएगी क्या,
3000 मीटर हो जाएगी। अब अपने को क्या करना है, बस आगे अपना क्वेश्चन हो गया। देखो चाल इसकी ज्ञात करनी है अपने को। कितनी दूरी तय की इसने, यहां से लेकर यहां तक उसने 3000 मीटर दूरी तय की। कितनी, 3000 मीटर। और कितना टाइम लिया, 15 सेकेंड। तो कितना आ गया इसमें, 15 दूनी 30, यानी कि 200 मीटर 1 सेकेंड के अंदर। चाल का मतलब ये होता है कि 200 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसने दूरी तय की। तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी, 200 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 4, यानी कि डी ऑप्शन बोल सकते हैं या फिर ऑप्शन 4 बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सेम इसके जैसा ही है। इससे तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन सेम वही ट्रिक लगेगी, वही कंडीशन लगेंगी जो मैंने पहले बताई थी। इसमें दिया हुआ है कि यदि मीनार की छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुणा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें समकोण त्रिभुज तो बनना ही बनना है। अब क्या कह रहा है, देखो मीनार की छाया की लंबाई, यदि ये मीनार है, आ रही बात समझ में, तो इसकी छाया तो यही होगी जमीन के ऊपर गिरने वाली। तो क्या कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है वो ऊंचाई की √3 गुणा है, यानी कि लंबाई इसकी ऊंचाई की। हाँ, ऊंचाई तो ये हो गई, ऊंचाई यदि एक इकाई है तो इसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी √3 गुणा, तो इसको √3 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ गई, √3 इकाई आ गई। अब पूछ रहा है कि अगर ये 1 है और ये √3 है तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, अपने से पूछ रहे हैं। देखो यदि मीनार की छाया की लंबाई, यदि मीनार की छाया, ये मीनार इसकी छाया की लंबाई √3 गुणा है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो अपन बता सकते हैं कि ये कोण तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 के सामने वाले का अनुपात कितना होता है, √3, और 1 किसका होता है, 30 के सामने वाले का। तो उन्नयन कोण पूछा तो ये तो इसका उन्नयन कोण है, कितना आ गया, 30 डिग्री इसका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन 1 आ गया। देखो कुछ भी नहीं करना, तुरंत क्वेश्चन हल हो रहा है। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी ट्रिग्नोमेट्री का ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। 100 मीटर चौड़ी नदी में एक द्वीप पर एक पेड़ है, यानी कि एक नदी है जिसकी चौड़ाई पहले से दी अपने को, कितनी, 100 मीटर दी हुई है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी दी हुई है 100 मीटर। ठीक है, यानी कि नदी की चौड़ाई है। नदी के दोनों किनारों पर एक दूसरे के विपरीत दो बिंदु P और Q है। ठीक है, P और Q है। पेड़ और दोनों बिंदु एक सीधी रेखा में, यानी कि जैसे यहाँ पे P बिंदु हो गया, यहाँ पे Q बिंदु हो गया, और ये पेड़ जैसे बीच में हो जाएगा, इसके लगभग बीच में हो जाएगा, कहाँ पे ये तो पता नहीं है, लेकिन लगभग बीच में हो गया। ये पेड़ और ये दोनों बिंदु तीनों की तीनों क्या है, एक ही रेखा के अंदर है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, P और Q बिंदु से पेड़ का शीर्ष क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं, यानी कि ये पेड़ का शीर्ष है, इसके साथ उन्नयन कोण बनेगा, इधर इसके साथ बनेगा। अब बिंदु P पे तो बनाता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, यानी यहां बना रहा वो 30 डिग्री का और यहाँ पे बना रहा वो 45 डिग्री का। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी है अपने को, पेड़ की ऊंचाई, यानी कि ये अपने को ज्ञात करनी है। आगे बात समझ में, ऊंचाई को अपन चलो h ही मान लेते हैं। अब देखो इस पे आप ध्यान दो, ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर ये तो 90 डिग्री हो ही गया, इधर इसमें ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 45 है, ये कितना हो गया, 45 डिग्री होगा। आगे बात समझ में। अब मैंने आपको बताया था कि यदि ये इसकी, जब दो समकोण त्रिभुजों में दोनों कोण बराबर होते हैं 45-45 के, तो इसकी ये ऊंचाई और इसका ये आधार दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे। तो ये यदि h मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक ये भी कितनी आ जाएगी, h ही तो आएगी, दोनों बराबर हो गई। आगे बात समझ में। अब देखो ये दूरी अपन ने ज्ञात कर ली कितनी, h। अब अपने को इस त्रिभुज से मतलब है, ये त्रिभुज देखो, इस त्रिभुज के अंदर देखना अपने को, ये 30 डिग्री दी हुई है तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री का अनुपात कितना होता है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, h, यानी कि 1 बराबर h दे दिया। ठीक है, तो अपने को किसका ज्ञात करना है, यहां से लेकर ये दूरी तो ज्ञात करनी है, तो ये दूरी ज्ञात करेंगे तो 60 का अनुपात कितना होता है, √3 होता है। तो √3 कितना हो जाएगा, 1 बराबर h है तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, h √3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अनुपात में इसकी ये लंबाई आ जाएगी, इतनी मीटर आ जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी h √3 मीटर। आगे बात समझ में। अब देखो
ये 2 पॉइंट थे, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी आ गई, h प्लस रूट 3, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहां से यहां तक की दूरी आएगी h रूट 3 और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है h। अब पी क्यू की टोटल दूरी कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जबकि पी क्यू की टोटल दूरी वास्तव में कितनी दी हुई है, 100 मीटर दी हुई है, दी हुई है या नहीं दी हुई, दी हुई है ना। अब यहां से h अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, h कॉमन आ गया तो ये क्या रह गया, रूट 3 प्लस 1 इक्वल 100 आ गया। अब h की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखो h बराबर क्या आ जाएगा, 100 यानी 100 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1, ये इसकी h की वैल्यू आएगी। h क्या है, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 100 बटा रूट 3 प्लस 1 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको जरूर थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे करेंगे अपन, देखो h से बराबर अपन ने निकाला अभी कितना, 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ये भी आंसर हो सकता है, ऐसा आंसर नहीं है, तो इसका प्रमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो ये जो नीचे संख्या दी हुई है बटे में, इसको सेम इसी संख्या को चिन्ह चेंज करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 3 माइनस 1 से, क्योंकि रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कट जाएगा तो वापस यही तो रह जाएगा। आगे बात समझ में, तो अब देखो इसको क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 100 और रूट 3 माइनस 1, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो ये किस फॉर्म में होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। हर बात समझ में, इस तरह का एक फॉर्मूला होता है, वो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो इसमें कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 रूट 3 माइनस 1, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 को 100 से काटेंगे यानी डिवाइड करेंगे, कितना है 50, तो अपना आंसर आएगा 50 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो यही पेड़ की ऊंचाई आएगी, अब इससे ज्यादा ये हल नहीं हो सकता। तो 100% अपना इस प्रकार का ये ऑप्शन तो जरूर होगा। इसके बाद देखो इसमें 50 रूट 3 माइनस 1, 50 रूट 3 माइनस 1 वाला, यानी कि 2 ऑप्शन है, 2 नंबर, यानी कि बी ऑप्शन या फिर 2 नंबर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिनती के सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है, उस दी हुई श्रेणी में प्रथम 5 अंकों का औसत n है, तो सभी 7 अंकों का औसत क्या होगा। अब देखो सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि अपने जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनती होती है, उसके अंदर 7 कंटिन्यू संख्याएं दी हुई है, 7 लगातार, 1 2 3 4 5। चलो वहां पे क्वेश्चन होगा तो थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो जब मैंने औसत का टॉपिक आपको करवाया था, तो जो कंटिन्यू संख्या होती है, जो समांतर श्रेणी में जो संख्या दी हुई होती है, उनका औसत कैसे ज्ञात करते हैं, उनके मध्य की संख्या ढूंढते हैं। तो ये 7 संख्या है, तो उनके मध्य में कौन सी संख्या आएगी, ये संख्या आएगी। आगे बात समझ में, ये संख्या कौन सी है, ये इन 7 संख्याओं का मध्य है, यानी कि औसत है। 7 संख्याओं का औसत। आगे बात समझ में, यहां जो संख्या आएगी, इस बॉक्स के अंदर जो भी संख्या आएगी, वो इन 7 संख्याओं का औसत होगी, क्योंकि 7 के बीच में यही है। अब वो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग की जो 5 संख्या है, स्टार्टिंग यानी प्रथम 1 2 3, ये भी तो एक संख्या है, 4 5 यहां तक, यानी 2 संख्या छोड़ दी जाए, सिर्फ यहां तक की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो उनका औसत दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो वही देखो कंटिन्यू तो ये भी है, ये भी समांतर श्रेणी में 5 संख्या है, तो इनके बीच की संख्या कौन सी होगी, 1 2 तो इधर से छोड़ देंगे, 1 और 2 इधर से छोड़ देंगे, तो यही तो बीच की संख्या हो गई। तो ये उन प्रथम 5 संख्याओं का औसत है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, n दी हुई है। आगे बात समझ में, इस संख्या का मान कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो देखो ये कंटिन्यूस ने साफ साफ कहा, गिनती के अंदर जो सतत संख्या होती है, उसी प्रकार से लगातार संख्या है, तो ये n है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी,
n+1 होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब 7 संख्या का औसत कितना आ जाएगा? n+1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? n+1 7 संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ अपने को 4 नंबर। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 376.20 और साधारण ब्याज दिया हुआ है 3600 रुपए। अब देखो आप, जैसे ये हो गया प्रथम वर्ष, ये हो गया प्रथम वर्ष और ये हो गया द्वितीय वर्ष। ठीक है, ये हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, और इधर हो गया चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल में बराबर होता है, क्योंकि साधारण ब्याज के अंदर क्या होता है कि सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज कभी नहीं लगता, इसलिए मूलधन तो हमेशा सेम रहता है, इसलिए प्रत्येक साल साधारण ब्याज क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखो साधारण ब्याज का 2 वर्ष का टोटल ब्याज दे रखा है 360 रुपए, तो कितना कितना हो गया? 180 रुपए, 180 रुपए हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रखा है कि उसी राशि पे दूसरी साल भी सेम, तो दूसरी साल यानी प्रथम चक्रवर्ती ब्याज यानी कि जो प्रथम वर्ष का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही समान होते हैं। ये जब मैंने चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक आपको करवाया था तो मैंने बताया था, तो पहले साल 180 रुपए है तो दूसरी साल में चक्रवर्ती ब्याज का भी पहले साल का कितना होगा? 180 रुपए होगा। लेकिन उसने साफ साफ कह रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज में जो 2 साल का ब्याज है वो है 376.2 रुपए, 376.20। तो उसमें से देखो ये चक्रवर्ती के 2 साल का ब्याज है तो 1 साल का 180 रुपए है। ठीक है, तो दूसरी साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसके अंदर दूसरी साल का ब्याज हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा? 196.20 रुपए। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे है, देखो साधारण ब्याज में तो क्या होता है कि प्रत्येक साल ब्याज समान होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में पहली साल तो सेम था, दूसरी साल चेंज कैसे हो गया? दूसरी साल चेंज इसलिए हो गया क्योंकि ये भी देखो कितना है, ये भी 180 प्लस 16.20 रुपए है। तो दूसरी साल का ब्याज 180 रुपए जो ब्याज है ये तो मूलधन पे लगा था वो है, आगे बात। और ये जो एक्स्ट्रा 16.20 रुपए लगे ये किस पे लगे? ये जो ब्याज बढ़ गया था पिछली साल उस पे लगे हैं। आ रही बात समझ में? जो पिछली साल ब्याज था 180 रुपए, उन 180 रुपए का एक साल का ब्याज कितना है? 16.20। तो 180 रुपए ये इसका कितना प्रतिशत है वो अपन निकालेंगे तो इसकी दर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16.2 और बट्टा 180 गुणा 100 आ गया। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हटाने के लिए बट्टे में 1 जीरो फिर लगा देंगे इसमें, तो नीचे की 2 जीरो 100 से कट गई, 18 को 162 में भाग देंगे कितना आ जाएगा? 9। तो दर कितनी आ गई? 9% आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि तो वो राशि ज्ञात कीजिए। अब दोनों में दर तो अपन ने ज्ञात की, दर कितनी आ गई? 9% आ गई। अब अपने को क्या करना है? देखो जब 9% आ गई तो अपना अच्छी तरह से अपन निकाल सकते हैं कि मैंने आपको सीधे एक ट्रिक बताई थी कि वैसे प्रतिशत के हिसाब से करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन सीधा ही कर सकते हैं। इसमें मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 इंटू ब्याज, ये मैंने एक तरीका बताया था। ठीक है, यानी कि ये सभी प्रकार के क्वेश्चन में लगता है। तो मूलधन अपने को पता नहीं है तो मूलधन की जगह तो मूलधन आ गया, इंटू समय 1 साल, अपन 1 साल का ब्याज ले लेंगे तो 1 साल ले लेते हैं, 2 साल का ब्याज लोगे तो अगर समय की जगह 2 वर्ष लोगे तो टोटल ब्याज अपन कितना ले लेंगे? 360 ले लेंगे। तो समय 1 वर्ष ले लेते हैं अपन, और दर कितनी है? 9% है। बट्टे में 100 की जगह 100 आ जाएगा और ब्याज की जगह, अब यहाँ पे देखो अगर 180 रुपए लेते हो तो समय 1 साल ले लेंगे, और यहाँ पे यदि 360 यानी कि 360 लेते हो तो क्योंकि 3 साल 2 साल का ब्याज है तो यहाँ कितना ले लेंगे? 2 साल ले लेंगे। ठीक है, जो तुम जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो ये 2 साल लेते हैं तो 360 ब्याज ले लेंगे, कितना होगा? 180 हो गया। 180 में 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया? 20 हो गया। अब कितना आ गया? मूलधन बट्टे में कितना आ गया? 100 को 20 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 2000 रुपए। तो इस ट्रिक के अंदर जो भी राशि बचती है वो जो अपने को ज्ञात करना है उसी की ही राशि बचती है। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 2000 रुपए इसका मूलधन आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन दिया है इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि किसी प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी गुना हो गई? 4 गुना। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन विधि से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहला तो दिया हुआ है 75%, दूसरा अपने को दिया हुआ है 100%, तीसरा अपने को दिया हुआ है 60% और चौथा अपने को दिया हुआ है 80%। ठीक है, 80%। तो देखो इसको प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 लगा देते हैं, यानी इसको भिन्न में बदलना अपने को। तो बट्टे में 100 लगा के यदि इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? 3/4। इस तरह से हल करने के बाद में अब इसका क्या मतलब हो गया? 4 रुपए पे 3 रुपए ब्याज हो गया, 4 रुपए पे 3 रुपए ब्याज हो गया। तो फिर इसको यूं लिखेंगे 7/4, यानी कि वो राशि मूलधन तो 4 रुपए थी लेकिन एक साल के अंदर कितनी हो गई? 7 रुपए हो गई, यानी कि ऊपर वाला मिश्र धन हो गया। इसके अंदर ब्याज और मूलधन दोनों हैं और ये क्या? मूलधन। तो एक साल में इतना हो गया। जब समय कितना दिया हुआ अपने को? शायद 2 वर्ष दिया हुआ होगा। समय दिया हुआ अपने को 2 वर्ष में 4 गुना, तो 2 वर्ष दिया हुआ। तो देखो इसको 2 स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया? 49/64। कितना आ गया? 49/64। तो देखो ये इसका 4 गुना है क्या? इसका 4 गुना है कि ये 49 नहीं है? इसको देखो 4 गुना है या नहीं है? नहीं है इसका 4 गुना। ठीक है, अब देखो इसमें 100 को भिन्न में बदलेंगे तो 1/1 हो गया, यानी 1 रुपए में 1 ब्याज लग गया। तो कितना हो गया? यानी कि एक साल के अंदर 1 रुपया जो है वो 2 रुपया हो गया। साल कितनी है? 2। तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 वर्ष लगा देंगे। समय हमेशा ऊपर ही लगाते हैं घात के अंदर। ये कितना जाएगा? 4/1। अब देखो ये इसका 4 गुना है कि नहीं है? तो ये इसका 4 गुना, यानी 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो यही वो दर है जिसकी हिसाब से कोई धन 2 वर्ष के अंदर 4 गुना हो गया, 1 का 4 गुना हो गया। आगे बात समझ में? तो वो कौन सी दर है? ये सेकंड ऑप्शन यानी कि 100% है। आगे का भी इसी प्रकार से हल करेंगे लेकिन वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए 10% की दर से गणना करने पर उधार दिए, 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? यानी कि 10,000 रुपए दिए और दर कितनी थी उसकी दर दी हुई है 10%। तो देखो 10% इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/10, यानी कि बट्टे में 100 लगा के हल करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसको अपन यूं कर लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 11/10, यानी कि 10 रुपया मूलधन, 11 रुपए मिश्र धन। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर इसमें डायरेक्ट अपने को 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपन डायरेक्ट 2 का निकाल लेते, 3 वर्ष का निकाल लेते, 4 वर्ष का निकाल लेते। लेकिन इसमें दिया हुआ है 2.5 वर्ष का। किसका दिया हुआ है? 2.5 वर्ष का। तो एक बार समझने के लिए आप यूं लिखो 2 + 1/2। तो इस 2 को तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका? 121/100 आ गया। आगे बात समझ में? अब आधे वर्ष के लिए कैसे लिखेंगे वो बात ध्यान से देखने वाली है। आधे वर्ष के लिए क्या लिखेंगे? जो इसका मूलधन है यानी कि 10 है, इसको तो डबल करके लिख दो, यानी कि 20। 10 का डबल 20 और ऊपर जो संख्या है वो इन दोनों को जोड़कर लिख दो, कितना? 21। बस यही करना है, कर दिया। अब इन दोनों का अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? देखो 121 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? ये आ जाएगा 242। तो ये आ गया 1 4 5 2, यानी 2541। कितना आ गया? 2541 और बट्टे में कितना आ गया? 2000 आ गया। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि यदि अपना मूलधन 2000 रुपए है तो मिश्र धन है 2541 रुपए। ठीक है, जबकि वास्तव में मूलधन अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में यदि अपन देखते हैं तो मूलधन वास्तव में कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपए अपने को दिया हुआ है, जबकि अपनी दर के हिसाब से मूलधन कितना है? 2000 रुपए। तो इसका मतलब ये होता है कि 2000 रुपए की वैल्यू अपने पास आई है 10,000 रुपए। तो सिर्फ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। यानी 2000 की वैल्यू 10,000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5। जब अपने को ज्ञात क्या करना है इसमें ज्ञात करना है कि 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, यानी कि मिश्र धन पूछा है कि ब्याज सहित तो टोटल कितने लौटाएगा। तो 1 = 5 है तो अपना मिश्र धन तो यही है, मूलधन ये है, मिश्र धन ये है। तो 1 = 5 है तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट ही, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 5 × 5 और 4 × 5 = 20।
2 असल की आ जाएगी, 5 25 सर 2 27, फिर 2 असल की, 5 दूनी 10 सर 2 12, तो ये आ जाएगा 12,705 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, 12,705 रुपए, ऑप्शन 3 यानी कि सी ऑप्शन अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपए प्रतिवर्ष खर्च करता है, यानी कि पूरे 12 महीने की उसकी एक कहानी बताई हुई है, जिसमें से प्रथम 4 महीने में क्या करता है वो प्रत्येक महीने के 1800 रुपए के हिसाब से खर्च करता है पहले 4 महीनों में। लास्ट के 8 महीनों में प्रत्येक महीने 2000 रुपए के हिसाब से खर्च करता है। ठीक है, और वर्ष भर में 5600 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो क्या करेंगे, पहले 12 महीने की आय याद करके 12 से डिवाइड कर देंगे तो मासिक आय आ जाएगी। ठीक है, तो देखो वो क्या कर रहा है, 4 माह का प्रत्येक महीने के औसतन कितने रुपए खर्च करता है, 1800 रुपए खर्च करता है। आगे बात समझ में, तो कुल कितने खर्च करेगा, यानी कि टोटल योग कितना हो जाएगा, 18 चौके 7200 रुपए, कितने 7200 रुपए। आगे बात समझ में, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, वहां शायद क्वेश्चन आ गया होगा। तो देखो यहां करते हैं इसको, 4 माह का औसत उसका दिया हुआ अपने को 1800 रुपए, तो 4 महीने का टोटल कितना हो जाएगा, 7200 रुपए, 4 महीने का 7200 रुपए। इसी प्रकार से अंतिम 8 माह का औसत कितना खर्च करता है वो, 2000 रुपए, यानी औसतन का मतलब प्रत्येक महीने 2000 के हिसाब से खर्च करता है। तो 8 महीने में टोटल कितना खर्च कर दिया उसने, 16000 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, अब 12 महीने में टोटल कितना खर्चा कर दिया, ये देखो उसने 12 माह के अंदर कुल खर्चा कितना हो गया उसका, जोड़ दो इसको, 23,200 आ जाएगा, कितना 23,200 रुपए। अब 12 महीने में उसने 23,200 रुपए क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और साथ में वो बचत भी करता है। बचत कितनी करता है, देखो बचत करता है वो 5,600 रुपए की बचत करता है। इसका मतलब उसकी 12 महीने की टोटल इनकम कितनी हो गई, 12 महीने की कुल आय कितनी हो जाएगी उसकी, ये हो जाएगी 008। ठीक है, 12 महीने के उसके 28,800 रुपए उसकी आय है। तो औसतन पूछा, इसका मतलब एक महीने की आय कितनी हो जाएगी, तो 12 महीने की कुल आय इतनी है। तो औसत अपने को जब ज्ञात करना होता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ औसत होगा, यहाँ टोटल हो जाता, तो इसका इसमें बार लगाएंगे तो यहाँ औसत आ जाएगा उसका, क्योंकि ऐसे ही तो क्या देखो 4 माह का औसत, इन दोनों इनको मल्टीप्लाई किया कितना का योग आ गया। यदि अपने को 4 माह का टोटल योग दिया औसत ज्ञात करें तो इस 4 का 7200 में डिवाइड करेंगे तो वापस 1800 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब देखो 12 माह में अपन 12 माह का यदि 2800 में यदि 12 का भाग देंगे अपन, यहाँ कितना जाएगा, 12 दूनी 24, 4 बच जाएगा, और 12 चौक 48, यानी कि 2400 रुपए उसका मासिक औसतन आय है उसकी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें, ऑप्शन है 3। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन आ गया 3। ठीक है, अब देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 15 संख्याओं का औसत 40 है। 15 संख्याएं दी हुई हैं और उनका औसत अपने को दिया हुआ है 40। तो वही बात है, योग कितना आ जाएगा उनका, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करते आगे योग आ जाएगा। यदि योग में इनका भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, और योग में यदि औसत का भाग दे देंगे तो संख्या आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 600। फिर क्या कह रहे हैं, ये तो 15 संख्याओं का टोटल हो गया 600। फिर कह रहे हैं कि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि जो 15 में से प्रथम 8 संख्याएं हैं उनका औसत अपने को दिया हुआ है कितना, 30। तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि 240। फिर क्या कह रहे हैं कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 8 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया हुआ अपने को, अंतिम 8 का औसत दिया हुआ है 50। तो योग कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि 400। अब देखो इधर प्रथम 8 संख्या और अंतिम 8 संख्या, ये तो टोटल कितनी संख्या हो गई,
16 संख्या हो गई, कितनी हो गई 16 संख्या हो गई। तो 16 संख्याओं का टोटल योग कितना हो गया 640 हो गया। जबकि अपने पास तो टोटल संख्या 15 है, ये 16 कैसे आ गई, क्योंकि 15 के अंदर स्टार्टिंग की 8 और अंतिम 8 का मतलब ये होता है कि ये जो संख्या है ये 2 बार काउंट होगी, बीच वाली संख्या, यानी कि 8वें नंबर की जो संख्या है कितनी बार काउंट हो गई 2 बार। इसका मतलब अब यहीं पे देख लो ना, 15 संख्याओं का औसत तो 1600 है, जबकि 16 संख्याओं का औसत कितना 240, क्योंकि वो एक संख्या तो 2 बार काउंट हुई थी, वही इसके अंदर अधिक आई है। तो 1600 से कितनी अधिक आई है 40। तो 8वीं संख्या जब अपने को निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 640 में से 600 अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि वो जो 8वीं संख्या वो कितनी है 40। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखो अपना लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसमें, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो शायद काफी लंबा हो गया है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन कि संख्याओं का औसत 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 6 संख्याओं का औसत अपने को दे दिया, कितना दे दिया 20 दे दिया। तो इन 6 संख्याओं का टोटल कितना हो गया, यानी कि योग कितना हो गया 120 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। एक संख्या हटाने का मतलब संख्या कितनी होगी 5, तो 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। तो 5 संख्याओं का टोटल कितना हो गया 15 पंजो कितने होते हैं, योग हो गया इसका 75। आगे बात समझ में, यानी कि समझो कि 6 संख्याएं थी, उनका औसत 20 था और उन्हीं 6 संख्याओं का योग करते हैं तो 120 होता है। उनमें से कोई भी एक संख्या हटाती है अपने को पता नहीं है, तो एक संख्या हटाने के बाद में पीछे जो 5 संख्या रह गई उनका योग 75 है, तभी तो योग 15 रहा है, सॉरी औसत कितना रहा 15 रहा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वो जो एक संख्या हटाई थी उसके स्थान पर एक संख्या और दूसरी डाल देते हैं, अपन दूसरी सम्मिलित कर लेते हैं। वो संख्या कौन सी है 39। तो जब एक संख्या 39 आएगी तो इधर संख्याओं की संख्या कितनी होगी, वापस कितनी हो गई 6 संख्या हो गई, हुई कि नहीं हुई, क्योंकि 39 को शामिल कर लिया, इधर वापस कितनी होगी 6 हो गई। तो इन 6 संख्याओं का टोटल योग कितना हो गया, जोड़ दो इनको 114। तो 6 संख्याओं का योग 114 है, तो इन 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे अपन, उसने कहा कि जो संख्या हटाई गई थी उसकी जगह 39 नई संख्या जोड़ दी, तो नई 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया। ये जो 6 संख्या है ये नई 6 संख्याएं हैं, इनका टोटल योग 114 है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, इस 6 का इधर इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। तो करो कितना हो गया 9 6 की 4 यानी कि 19, कौन कितना हो गया, नई जो 6 संख्या है उनका औसत कितना हो गया 19 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें, ऑप्शन आ गया अपना 3, यानी कि सी ऑप्शन आ गया। ठीक है दोस्तों, ये अपना पटवारी में जो पेपर आया था उसके कुछ क्वेश्चंस थे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के अपने पटवारी राजस्थान पटवारी की जो एग्जाम होती है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से अपन ने चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, जो एक औसत वाला है, यानी कि 3-4 टॉपिक तो अपन कर चुके हैं और धीरे धीरे वो टॉपिक अपन कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।